Hi, welcome to Chartered Wisdom in association with Clear Tax. इनकम टैक्स कोर्स का लेक्चर नंबर 2 है। आज हम प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। आपने अक्सर ये सुना होगा। साथ ही साथ हम सेक्शन 5 और इसके साथ सेक्शन 9 जो कि बात करता है कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी, कौन सी नहीं होगी, इसको डिटेल में समझेंगे केस लॉस के साथ। तो क्लियर टैक्स को तो आप जानते ही हैं, ये टैक्स रिलेटेड इश्यूज के लिए मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट है। इनकम टैक्स रिटर्न बहुत आसानी से और प्रोफेशनल तरीके से आप फाइल कर सकते हैं क्लियर टैक्स के थ्रू। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो ज़रूर विजिट करिएगा। और इस इनकम टैक्स के कोर्स के बारे में मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि ये एक सर्टिफिकेट कोर्स है इनकम टैक्स का। इसकी कुछ खास बात यह है कि जितनी भी वीडियोस होंगी इस कोर्स में, क्योंकि हम हर एक टॉपिक के ऊपर डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे जिससे आप इनकम टैक्स बिल्कुल बेसिक से सीख सकते हैं। और हर वीक इसमें कोई ना कोई वीडियो आती रहेगी। तो फ्री वीडियोस रहेंगी यूट्यूब पे। हम केस लॉ बेस्ड स्टडी करते हैं, तो हम अक्सर अपने इस कोर्स में कई सारे केस लॉ डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप इस कोर्स में रजिस्टर करते हैं तो आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट मिलेंगे। अगर आप इस कोर्स में रजिस्टर करते हैं तो आपको लाइव वीकेंड क्लास में जुड़ने का मौका मिलेगा। ये जो लाइव वीकेंड क्लास होगी, संडे के दिन ये लाइव क्लास होगी, ये उन्हीं लोगों के लिए होगी जो इस कोर्स में रजिस्टर करेंगे, ताकि वो अपनी कोई भी सवाल हो इनकम टैक्स से रिलेटेड वो पूछ सकते हैं। इनकम टैक्स में जो भी नए अपडेट्स आती हैं और उनकी कोई क्वेरी है और कोई केस लॉ है, वो सब हम डिस्कस करते हैं। इसके अलावा अच्छा, ये लाइव वीकेंड क्लासेस कब तक होंगी, तो ये आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक मिलेगा, उसमें डेट लिखी होगी जिस दिन से लाइव वीकेंड क्लास शुरू होगी। तो ये 6 महीने तक चलेगी। 6 मंथ तक हर संडे के दिन आप इस लाइव क्लास में जुड़ सकेंगे अगर आप इस कोर्स में रजिस्टर करते हैं। साथ ही साथ आपको मटेरियल दिया जाएगा जहां से आप पढ़ सकते हैं इनकम टैक्स को, आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, केस लॉज होते हैं जो कि आप प्रैक्टिकली समझ पाएंगे। ये मटेरियल आपको मिलेगा और 6 महीने के बाद आप एलिजिबल होते हैं इस एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए। एग्ज़ाम आप अपने घर से दे सकते हैं, होम बेस्ड ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा और इस एग्ज़ाम को पास करने के बाद आपको ये सर्टिफिकेट मिलेगा। और ख़ास बात यह है कि इस पूरे 6 महीने के कोर्स की फ़ीस सिर्फ 499, सिर्फ 499 रुपये का ये कोर्स है, जिससे कि अगर आप इनकम टैक्स वाकई में सीखना चाहते हैं तो आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप आसानी से रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म का लिंक मिलेगा, सारी डिटेल्स इस कोर्स से रिलेटेड आपको वहां मिल जाएगी। पेमेंट कैसे करनी है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, और उसके बाद भी अगर आपके कोई डाउट है तो आप हमें डायरेक्टली ईमेल कर सकते हैं charteredwisdom@gmail.com पर। तो आज का क्लास शुरू करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर की। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो मैं कहूँगा PY और AY। ये टर्म आपने अक्सर सुनी होगी, प्रीवियस ईयर और है असेसमेंट ईयर। अब इन दोनों वर्ड्स में एक वर्ड कॉमन है, वो है ईयर। तो ईयर का मतलब क्या है? ईयर का मतलब है यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर। तो ये जो प्रीवियस ईयर है, ये असेसमेंट ईयर है, ये दोनों फाइनेंशियल ईयर की फॉर्म में होंगे। कब हम किसी फाइनेंशियल ईयर को प्रीवियस ईयर कहेंगे और कब असेसमेंट ईयर कहेंगे वो हम समझते हैं। लेकिन फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कैसे होता है? एक होता है नॉर्मल कैलेंडर ईयर जो कि 1 जनवरी से स्टार्ट होता है और उसी ईयर 31 दिसंबर को एंड होता है। लेकिन जो फाइनेंशियल ईयर है ये 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और ये एंड होता है 31 मार्च को। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात कर रहा हूँ फाइनेंशियल ईयर 2021, इसका मतलब है 1 अप्रैल 2020 से शुरू होगा और 31 मार्च 2021 पे ये एंड होगा। अब इस फाइनेंशियल ईयर को कब हम प्रीवियस ईयर कहेंगे? देखिए, इस ईयर में हमारी कुछ इनकम हम कमाएंगे, बहुत सारी इनकम हमारी हो सकती है। मान लो इस साल हमने जॉब करी है, हमारी सैलरी रिसीव हुई है, किसी मंथ हमें रेंट रिसीव हुआ, हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ बैंक से, तो ये हमारी इनकम के सोर्स है। तो इस ईयर, इस 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 2021 तक हमें जो भी इनकम रिसीव होगी, अभी तो ईयर चल ही रहा है, अब जब ये ईयर एंड होगा और जो नया ईयर शुरू होगा, नया ईयर शुरू होगा 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022। अब
इस ईयर जो 1 अप्रैल 2020 से 2021 तक जो हमारी कमाई थी उसका असेसमेंट का मतलब है फाइनल कैलकुलेशन, वो उसके अगले साल होगा, तभी तो हमें पता चलेगा कि हमारी टैक्स लायबिलिटी कितनी बनी। देखिए असेसमेंट का मतलब ये नहीं कि हमें जरूरी है कि टैक्स पे करना पड़ेगा, हो सकता है कि टैक्स हम, जैसे मैं बात कर रहा हूँ 2021 की, तो हमारी जो इनकम है वो इस साल की है, इनकम हमने कमाई 2021 में है, लेकिन जो उसकी कैलकुलेशन होगी कि हमारा टैक्स कितना बनेगा वो 2021 और 2022 में बनेगा, जिसे हम असेसमेंट कहेंगे या फिर हम कहेंगे फाइनल कैलकुलेशन। ऐसा भी हो सकता है कि हमने 2021 में कमाया और इसी साल टैक्स पे किया, हम टीडीएस आपने सुना होगा उसकी फॉर्म में टैक्स पे करते हैं, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स है उसकी फॉर्म में टैक्स पे करते हैं, कई बार हम एडवांस टैक्स पे करते हैं, तो हम उसी ईयर टैक्स पे तो कर रहे हैं, बट ये हमारा फाइनल टैक्स लायबिलिटी नहीं है, ये तो हम एडवांस में पे कर रहे हैं। अगले साल जब तक ये ईयर एंड नहीं होगा, अगले साल ही तो हमें पता लगेगा कि हमारा एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी कितनी। हो सकता है कि हमने पहले टैक्स पे कर दिया, हमने टीडीएस पे कर दिया, लेकिन जब हमारा असेसमेंट हुआ तब हमें पता चला कि भाई हमारी टैक्स लायबिलिटी तो थी ही नहीं, या टैक्स लायबिलिटी कम थी या टैक्स लायबिलिटी ज्यादा थी। तो उस केस में अगर हमारी टैक्स लायबिलिटी कम थी, हमने पहले टैक्स पे कर दिया था टीडीएस की फॉर्म में, एडवांस टैक्स की फॉर्म में प्रीवियस ईयर में ही, तो उसका हमें रिफंड मिल जाएगा। या फिर अगर हमने पहले टैक्स पे नहीं किया था या कम पे किया था, तो जितना हमें एडिशनल पे करना है वो हम असेसमेंट के टाइम पे करेंगे। तो ये फर्क है प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर में। प्रीवियस ईयर का मतलब है जिस साल हमने इनकम अर्न करी है, ये उस साल है जिस दिन हमने इनकम कमाई है। असेसमेंट ईयर का मतलब है वो ईयर जिस दिन हम असेस कर रहे हैं। असेस का मतलब जरूरी नहीं कि हमें टैक्स पे करना पड़ेगा, हो सकता है हम टैक्स पहले पे कर दें। असेसमेंट का मतलब है कैलकुलेशन, और असेसमेंट बहुत सारे तरीके से होती है, कई सारी तरीके की असेसमेंट होती है। वो जब हम इनकम टैक्स को अच्छे से समझ लेंगे तो हमारा आखिरी टॉपिक होगा इस कोर्स में जिसमें हम असेसमेंट की बात करेंगे। तो प्रीवियस ईयर का मतलब वो ईयर जिस साल हमने इनकम अर्न करी, असेसमेंट ईयर का मतलब वो साल जिस दिन हमने इनकम को असेस किया। अब इतना अगर हमें समझ में आ गया तो एक बात हमें और याद रखनी है, जैसे 2021 ये प्रीवियस ईयर है, यानी प्रीवियस ईयर का मतलब इस साल हमने इनकम अर्न करी है, तो असेसमेंट ईयर क्या 2030 हो सकता है या 30-31 हो सकता है? इस साल के लिए तो नहीं हो सकता। असेसमेंट ईयर हमेशा नेक्स्ट ईयर होगा, तो जो अगला ईयर होगा 21-22 वही हमारा असेसमेंट ईयर होगा। प्रीवियस ईयर का इमीडिएट नेक्स्ट ईयर ही हमारा असेसमेंट ईयर होता है। अच्छा, अब हमने 2020-21 में हमने इनकम अर्न करी है, इसका असेसमेंट हम अगले साल कर रहे हैं, लेकिन जो 2020-21 से पहले कौन सा ईयर था? 2019-20 था, यानी कि 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020। तो इस साल जो हमने इनकम अर्न करी होगी उसका असेसमेंट हम इस साल करेंगे, तो ये साल असेसमेंट ईयर है 19-20 के लिए, लेकिन प्रीवियस ईयर है 2020-21 के लिए। यानी कि हर फाइनेंशियल ईयर असेसमेंट ईयर भी होता है और प्रीवियस ईयर भी होता है। एक बार दोबारा समझें, तो अभी हमारा जो ईयर चल रहा है वो 2020-21 चल रहा है, तो ये हमारा फाइनेंशियल ईयर 20-21 चल रहा है। तो 20-21 जो फाइनेंशियल ईयर है ये प्रीवियस ईयर है आने वाले असेसमेंट ईयर के लिए। तो आने वाला असेसमेंट ईयर कौन सा होगा? 21-22। 21-22 में हम असेस करेंगे वो इनकम जो हमने 20-21 में कमाई होगी। उसी तरीके से 20-21 में हम कौन सी इनकम असेस करेंगे? हम वो इनकम असेस करेंगे जो हमने 2019-20 में कमाई होगी। तो सिमिलरली जो 20-21 है वो असेसमेंट ईयर है कौन से ईयर के लिए? 19-20 के लिए, और 19-20 प्रीवियस ईयर कहलाएगा। उसी तरीके से जो 19-20 है ये प्रीवियस ईयर है 19-20 के लिए, लेकिन ये असेसमेंट ईयर है उससे पिछले वाले साल के लिए, यानी कि 18-19 के लिए। तो ये आपको समझ में आया होगा कि प्रीवियस ईयर का मतलब वो साल जिस दिन हमने पैसा या इनकम कमाई है, और 20 उसका अगला ईयर, जो अगर 19-20 है तो 20-21 जो हो गया वो असेसमेंट ईयर हो गया, जिस ईयर में हम पिछले साल की इनकम को असेस करेंगे। असेस और टैक्स पेमेंट में फर्क है, जरूरी नहीं कि
हमें हमेशा टैक्स पे करना पड़े, अगर हमारी टैक्स लायबिलिटी नहीं है फिर भी हमारा असेसमेंट होता है। और असेसमेंट कैसे होता है, क्यों होता है, कब होता है, वो तो हम बाद में समझेंगे। तो ये हमें नॉर्मल केस जो जनरल रूल है, जो जनरल रूल है कि प्रीवियस ईयर का असेसमेंट अगले साल होता है, जिसे हम असेसमेंट ईयर कहते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, कुछ एक्सेप्शन है जहां पर प्रीवियस ईयर ही असेसमेंट ईयर बन जाता है, यानी कि इस साल हमने कमाया और इसी साल असेसमेंट भी हो जाएगा। तो इसके कुछ एक्सेप्शन है, कुछ स्पेशल केस है, वो भी अभी हम देखेंगे कौन कौन से केस है। लेकिन उससे पहले एक चीज और समझ लेते हैं। असेसमेंट ईयर हमेशा, मतलब ये एक्सेप्शन को छोड़ दें, तो 1 अप्रैल से ही शुरू होगा। अगर हम बात करें 2021-22 है ना, और ये 2020-21 है, तो 2021 का जो असेसमेंट ईयर है वो कब से शुरू होगा? 1 अप्रैल 21 से लेके 31 मार्च 2022। ये हमेशा फाइनेंशियल ईयर की फॉर्म में होगा, 12 मंथ का पीरियड होगा। लेकिन जरूरी नहीं कि प्रीवियस ईयर हमेशा 1 अप्रैल से शुरू होगा। जो फर्स्ट प्रीवियस ईयर है, हो सकता है कि भाई एक कंपनी है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो कि 1 जुलाई 2020 को फॉर्म हुई है, रजिस्टर हुई है, तो उसका जो फर्स्ट प्रीवियस ईयर है, उसका जो फर्स्ट प्रीवियस ईयर है वो तो 1 जुलाई से ही शुरू होगा। 1 अप्रैल से कैसे शुरू होगा? अप्रैल में तो वो थी ही नहीं। तो फर्स्ट जो प्रीवियस ईयर होगा 1 जुलाई से 31 मार्च होगा, 31 मार्च 21 और ये 20। लेकिन अब इसका जो अगला प्रीवियस ईयर होगा, यानी कि जो असेसमेंट ईयर, वो जब प्रीवियस ईयर बनेगा तो वो 1 अप्रैल से बनेगा। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम वो बात करते हैं कि हमारा जो जनरल रूल है, जनरल रूल है प्रीवियस ईयर का अगला ईयर होता है असेसमेंट ईयर। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है जहां पर प्रीवियस ईयर ही असेसमेंट ईयर बन जाता है। तो वो एक्सेप्शन 5 तरह की एक्सेप्शन है, तो उस एक्सेप्शंस को हम समझते हैं। तो पहली जो एक्सेप्शन है वो हमें दे रखी है सेक्शन 172 के अंदर। हम अभी सिर्फ एक्सेप्शन को समझ रहे हैं, फिर आगे हम देखेंगे। तो एक्सेप्शन 172 में ये दे रखा है कि अगर कोई नॉन रेसिडेंट है, अभी रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट ये हम आगे समझेंगे, अगर कोई कि कब कोई पर्सन रेसिडेंट होता है, कब कौन नॉन रेसिडेंट होता है, लेकिन अगर कोई नॉन रेसिडेंट है और वो शिपिंग बिजनेस में है, शिपिंग बिजनेस में है, इसका मतलब बेसिकली क्या हुआ कि मान लो ये इंडिया है, अब ये मुंबई है, अब कोई शिप है वो मुंबई में आई और मुंबई से पैसेंजर्स या फिर सामान जो होता है उसको लेके जाएगी, उसको छोड़ के आएगी। तो अगर वो मुंबई से जब अपना पोर्ट छोड़ेगी, क्योंकि वो नॉन रेसिडेंट है, वो तो भाई फॉरेन कंट्री का शिप है, अब वो जब इंडिया से वापस जाएगा, अब क्या पता वो वापस आएगा नहीं आएगा, उसने टैक्स पेमेंट नहीं किया, तो हमें कैसे उससे हम वापस टैक्स कलेक्ट कर पाएंगे? तो जब वो इंडिया की टेरिटरी को छोड़ के जाएगा, तो उस इंडिया की टेरिटरी को छोड़ने से पहले उसे अपना असेसमेंट कराना जरूरी है, उसे अपना फाइनल टैक्स कैलकुलेशन करानी जरूरी है, तभी उसको परमिशन मिलेगी कि वो इंडिया का पोर्ट छोड़ के जा सकता है। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है कि अगर वो जो शिप है, अगर वो शिप वाला बंदा जो है या जो नॉन रेसिडेंट कंपनी हो सकती है, अगर वो कह दें कि भाई देखो इंडिया में हमारा एक एजेंट है, हमें जाने दो और जो भी हमारी तरफ से टैक्स लायबिलिटी है वो एजेंट कंप्लीट करेगा, तो फिर इसको जाने दिया जाएगा और उस एजेंट से हम जो भी टैक्स लायबिलिटी है वो वसूल करेंगे। तो अगर कोई नॉन रेसिडेंट है, शिपिंग बिजनेस में है, तो वो जो शिप है वो इंडिया से तभी जा सकती है जब उसका असेसमेंट होगा। तो जिस साल वो इंडिया में शिप आएगा उसी साल की इनकम को हम असेस कर लेंगे। ये फर्स्ट एक्सेप्शन है। इसके बाद जो सेकंड एक्सेप्शन है वो दे रखी है सेक्शन 174 में। सेक्शन 174 में दे रखी है और यहां पर लिखा है पर्सन लिविंग इंडिया। अगर इनकम टैक्स ऑफिसर्स या जिसे हम असेसिंग ऑफिसर्स कहते हैं, अगर उन्हें लगता है कि कोई पर्सन इंडिया छोड़ के जाने वाला है,
हमेशा हमेशा के लिए। इंडिया छोड़ के जाने वाला है हमेशा के लिए, तो उसका असेसमेंट उसी साल कर दिया जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर तो इंडिया में होगा ही नहीं। और जब वो हमेशा के लिए इंडिया से चला जाएगा तो कैसे हम उससे टैक्स वसूल कर पाएंगे। तो ये जो असेसिंग ऑफिसर होता है, यानी कि जो इनकम को असेस करता है, असेसिंग ऑफिसर, शॉर्ट फॉर्म में हम एओ बोलते हैं। अगर एओ को लगता है, जरूरी नहीं, अब भाई अभी तो वो इंडिया से गया ही नहीं है तो क्या पता वो वापस आ भी जाए, लेकिन अगर असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि भाई कोई पर्सन इंडिया छोड़ के जा सकता है, कई सारे रीजन हो सकते हैं, मान लो एम्प्लॉयमेंट के लिए, नौकरी के लिए वो जा रहा है और असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि भाई ये वापस नहीं आएगा, या फिर जैसे विजय माल्या अगर इंडिया से चले गए, जब विजय माल्या इंडिया से गया, अगर असेसिंग ऑफिसर को पहले पता लग जाता या उसको ऐसा डाउट होता कि भाई विजय माल्या इंडिया छोड़ के जा सकता है और वापस आने की इसकी मंशा नहीं होगी, तो उसका असेसमेंट इनकम टैक्स का उसी ईयर हो सकता था, अगर वो असेसिंग ऑफिसर की ऐसी ओपिनियन होती। तो ये सेकंड केस है कि जब असेसमेंट सेम ईयर हो सकता है। जो थर्ड केस है वो सेक्शन 174 ए में दे रखा है। इसके अंदर बेसिकली ये कहा गया, ऐसी बॉडीज जो फॉर्म करी जाती है फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, कुछ ही वक्त के लिए, अगर हमने मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाई या कोई एसोसिएशन बनाई या कोई भी हमने फॉर एग्जांपल एक इवेंट होना है, 4 डेज के इवेंट के लिए हमने एक एसोसिएशन बनाई और 4 दिन का वो इवेंट कंडक्ट करा गया और उसके बाद उस बॉडी को डिसॉल्व कर दिया गया या उसको बंद कर दिया गया, या हमने जब बनाया हमारी इंटेंशन ही थी कि हम उसको शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए बना रहे। तो जैसे ही वो डिसकंटिन्यू किया जाएगा तो उस केस में उसका असेसमेंट उसी ईयर हो जाएगा। तो जो बॉडी हमने शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए बनाई है उसका एग्जांपल अगर मैं लूँ, मान लेते हैं कि 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक एक रामलीला के लिए एक एसोसिएशन बनाई गई कि रामलीला का इवेंट वो ऑर्गेनाइज कराएंगे और इस इवेंट में वो लोगों से फीस भी लेंगे मान लेते हैं, और काफ़ी कुछ बड़े लेवल पे ये इवेंट हो रहा है। अब 10 अक्टूबर के बाद तो ये एसोसिएशन जो थी, जिन लोगों ने ये मिलके बनाया, मान लेते हैं 5 लोग थे, 5 पर्सन थे जिन्होंने मिलकर एसोसिएशन बनाई। तो अब जब ये एसोसिएशन इन लोगों की सिर्फ 10 तारीख तक है, 10 तारीख के बाद इवेंट ख़त्म हो जाएगा तो इनकी बॉडी भी ख़त्म हो जाएगी, तो इनका असेसमेंट सेम ईयर, उसी ईयर में करा जाएगा। तो ये एक हमारा एक्सेप्शन हो गया। अब अगर हमारी फोर्थ हम अपनी एक्सेप्शन की बात करें तो सेक्शन 175 में इसकी बात कर रखी है। इसमें बेसिकली यही कहा गया, अगर कोई अपनी एसेट्स को ट्रांसफ़र करना चाहता है किसी और को, अगर असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि भाई कोई पर्सन अपनी एसेट्स को ट्रांसफ़र करना चाहता है किसी और पर्सन को, क्यों ट्रांसफ़र करेगा? फॉर द पर्पस ऑफ इवेजन ऑफ टैक्स, टैक्स चोरी करने के लिए, टैक्स चोरी करने के लिए, फ्रॉड के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए वो अपनी एसेट्स को मिसमैनेज कर रहा है या किसी को गलत तरीके से ट्रांसफ़र कर रहा है, तो उसका असेसमेंट उसी ईयर कर दिया जाएगा। ये बेसिकली हम कह सकते हैं फ्रॉड के केस में उसी ईयर असेसमेंट हो सकता है अगर असेसिंग ऑफिसर को ऐसा लगता है। इसके बाद है सेक्शन 176। ये कहता है अगर कोई बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया है, तो जिस ईयर में वो बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया है उसका असेसमेंट उसी साल कर दिया जाएगा। मान लेते हैं कि एक पार्टनरशिप फर्म है, एक फर्म है जो कि 31 दिसंबर को ही डिसकंटिन्यू हो गई, या फिर मैं कह सकता हूं डिसॉल्व हो गई। अब 31 दिसंबर को पार्टनरशिप फर्म ही बंद हो गई, तो अब अगले साल जब वो पार्टनरशिप फर्म जीवित ही नहीं होगी, उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा, तो उस केस में हम टैक्स किससे वसूलेंगे? या फिर कोई कंपनी है कि कोई कंपनी है वो 31 दिसंबर को ही डिसॉल्व हो गई, अब अगले साल तो कंपनी होगी ही नहीं, तो उसी साल जब वो कंपनी डिसॉल्व होगी या कोई भी बिजनेस है वो डिसॉल्व होगा, उसका असेसमेंट उसी ईयर कर दिया जाएगा। अब हमने प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर के फ़र्क को समझ लिया, इनका मतलब समझ लिया। अब हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अब हम पर्सन का मतलब समझते हैं कि अक्सर हम पर्सन कई बार इसमें इस्तेमाल करेंगे
तो पर्सन का मतलब क्या होता है, कौन कौन से लोग इसके दायरे में आते हैं। तो जब भी हम पर्सन की बात करते हैं तो इंडिविजुअल जो कि नेचुरल पर्सन हो गए, जैसे आप और मैं, जो इंडिविजुअल है वो भी इस डेफिनेशन के अंदर आते हैं। साथ ही साथ कोई HUFO जिसे हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कहते हैं, अगर कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के तौर पर बिजनेस करता है तो उसे हम HUF कहेंगे, उसे रजिस्टर कराना पड़ता है, तो वो भी पर्सन की डेफिनेशन के अंदर आ जाएगी। तो इस HUF को भी टैक्स पेयर माना जाता है और HUF को भी टैक्स पे करना पड़ेगा। इसी के साथ अगर कोई फर्म है, फर्म का मतलब कोई पार्टनरशिप फर्म है या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, या कई जगह हम इस्तेमाल करेंगे टर्म बॉडी कॉरपोरेट, जो कि एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, एग्जांपल के तौर पर कंपनी। तो कोई फर्म है, कोई LLP है, कोई कंपनी है। कंपनी का मतलब जो कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, LLP का मतलब जो LLP एक्ट में रजिस्टर्ड है। और फर्म के लिए रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल रहता है, लेकिन अगर फर्म का सेपरेट पैन कार्ड है, बेशक अनरजिस्टर्ड हो, लेकिन फिर भी वो पर्सन की डेफिनेशन के अंदर आती है। इसी के अलावा अगर कोई NGO है, जैसे सोसाइटी हो सकती है, कोई ट्रस्ट हो सकती है, कोई गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट हो सकता है, या कोई भी अदर आर्टिफिशियल पर्सन हो सकता है, वो सब पर्सन की डेफिनेशन के अंदर आते हैं। तो बेसिक मतलब है, जब भी हम पर्सन का इस्तेमाल करें तो ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, किसी की भी बात कर सकते हैं। तो जब AOP हम इसमें टर्म इस्तेमाल करेंगे, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जैसे सोसाइटी है वो एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। तो अभी हम इसमें ज़्यादा गहराई में नहीं जा रहे, बेसिक हमें पर्सन का मतलब पता होना चाहिए, क्योंकि हम अक्सर इसका इस्तेमाल करेंगे। अब हम एक स्टेप और आगे बढ़े। तो जब भी हम टैक्स लगाएंगे इनकम टैक्स में, तो हम सिटीजनशिप के बेसिस पर टैक्स नहीं लगाएंगे। हालांकि एक आधा चीज़ें इसमें अमेंडमेंट हुई हैं, बट आमतौर पर जब भी हम टैक्स लगाएंगे तो हम रेसिडेंशियल बेसिस पर लगाएंगे। हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि जिस पर्सन की हम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या वो रेसिडेंट पर्सन है या नॉट रेसिडेंट पर्सन है। तो हम रेसिडेंशियल स्टेटस हमें पता होना चाहिए, जो कि हर साल चेंज हो सकता है। हमें हर साल चेक करना पड़ेगा कि इस पर्सन का रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है। जब मैं पर्सन की बात कर रहा हूँ तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ इंडिविजुअल, हमें कंपनी का रेसिडेंशियल स्टेटस, फर्म का रेसिडेंशियल स्टेटस, सबका हमें रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करना पड़ेगा। तभी हम बता सकते हैं कि वो रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट है, और उस पर इनकम टैक्स के कौन से रूल्स लगेंगे। जब हम रेसिडेंट की बात करते हैं, रेसिडेंशियल स्टेटस की बात करते हैं, अच्छा, तो रेसिडेंशियल स्टेटस आमतौर पे दो तरीके का हो सकता है। या तो कोई पर्सन रेसिडेंट होगा, अच्छा रेसिडेंट का मतलब जरूरी नहीं सिर्फ इंडियन होगा, हो सकता है कोई पर्सन इंडिया का सिटीजन नहीं है, पाकिस्तान का सिटीजन है लेट से, लेकिन अगर वो इंडिया में कुछ टाइम के लिए आया है या इंडिया से कुछ ऑपरेट करता है, हो सकता है कि वो इंडिया में रेसिडेंट बन जाए। सिटीजन किसी और कंट्री का हो, लेकिन रेसिडेंट हो सकता है इनकम टैक्स के हिसाब से। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि भाई रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट कैसे किया जाता है, क्या रूल्स है। अभी हम ये समझने वाले हैं कि कौन सी इनकम रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल होगी, कौन सी इनकम नॉन रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल होगी या नहीं टैक्सेबल होगी। हम उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे और कुछ केस लॉ देखेंगे। तो रेसिडेंशियल स्टेटस या तो वो रेसिडेंट होगा या फिर वो नॉन रेसिडेंट होगा, या तो कोई कंपनी इंडिया में रेसिडेंट होगी या इंडिया में रेसिडेंट नहीं होगी। लेकिन दो एक्सेप्शन है, अगर कोई इंडिविजुअल है या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, उस केस में रेसिडेंट दो तरीके के होते हैं। या तो वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट होता है, या तो वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा, या नॉट ऑर्डिनरी या नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा। जैसे शॉर्ट फॉर्म में हम ROR कह सकते हैं और RNOR कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम इंडिविजुअल HUF के केस में ये चेक करते हैं क्या वो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। अगर वो रेसिडेंट कहलाता है तो रेसिडेंट में फिर हम ये चेक करेंगे कि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। उसके हिसाब से फिर हम तय करते हैं उसकी इनकम कौन सी इंडिया में टैक्सेबल होगी या नहीं होगी। अब हम सेक्शन 5 समझेंगे तो आपको क्लैरिटी आएगी।
और उसके बाद हम कुछ केस समझेंगे, उससे भी हमें और ज़्यादा समझ में आएगा। तो सेक्शन 5 हम बात कर रहे हैं, जो कि बात करता है स्कोप ऑफ टोटल इनकम के बारे में, कि भाई जब हम टोटल इनकम कैलकुलेट करेंगे उसमें कौन कौन सी इनकम को हम काउंट करेंगे। अगर हम रेसिडेंट की बात करें, सबसे पहले रेसिडेंट के लिए कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल मानी जाएगी। तो फर्स्ट है वो सभी इनकम जो इंडिया में रिसीव होती है, रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड, मतलब इंडिया में रिसीव हुई है या माना गया है वो इंडिया में रिसीव हुई है, रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। इंडिया में रिसीव हुई या ये माना गया वो इंडिया में रिसीव हुई, चाहे उसने खुद ने रिसीव किया या किसी और के बिहाफ पर रिसीव किया। मान लो मेरी इनकम थी लेकिन मैंने अपने अकाउंट में ट्रांसफर ना करके मैंने अपने किसी रिश्तेदार फ्रेंड के अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिया, तो उस केस में इनकम तो वो मेरी है लेकिन मेरे बिहाफ पे किसी और ने रिसीव किया या मेरे एम्प्लॉय ने रिसीव किया। तो इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड, वो सभी इनकम जो इंडिया में रिसीव होती हैं। देखिए दो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर समझेंगे, एक रिसीट और एक्रूवल, दोनों को अभी समझेंगे, हमने फर्स्ट लेक्चर में भी थोड़ा सा समझा था। तो वो इनकम जो इंडिया में रिसीव होती है या ये माना जाता है कि वो इंडिया में रिसीव हुई है। सेकंड है वो सभी इनकम जो इंडिया में एक्रू होती है या मैं कहूं अराइज होती है, एक्रू और अराइज इन इंडिया और डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया और डीम्ड टू बी एक्रूड और अराइज इन इंडिया। इंडिया में अराइज हो रही हैं। देखिए एक्रू और अराइज का मतलब क्या है बेसिकली, कि जरूरी मतलब आपने कोई काम किया तो आपका राइट जनरेट हो गया कि आपको वहां से इनकम मिलेगी। अभी इनकम मिली नहीं है लेकिन आपका राइट जनरेट हो गया कि भाई आपको इनकम मिलेगी। तो वो जो एक्रू है, जो एक्रूअल बेसिस है, उस बेसिस पे भी हमारे इनकम टैक्सेबल हो सकती है। अभी बेशक हमें रिसीव नहीं हुई है लेकिन फिर भी हमारी वो इनकम मानी जा सकती है। और फर्स्ट केस क्या है, रिसीव्ड, मतलब अभी एक्रू हुई नहीं है, अगर हमने एडवांस रिसीव कर लिया, एक्रू तो हुई नहीं, अभी हमने काम ही नहीं किया, अभी वो इनकम ड्यू नहीं हुई लेकिन हमने एडवांस रिसीव कर लिया, या फिर हमने कोई काम किया ही नहीं, हमें गिफ्ट रिसीव हो गया, हमें किसी ने फ्री में कोई चीज़ दे दी, तो उस केस में हमारा कोई राइट तो था ही नहीं, तो उस केस में कोई इनकम एक्रू तो होगी नहीं, लेकिन हमने रिसीव कर ली, तो रिसीव बेसिस पर, रिसीट बेसिस पे भी उसे हम अपनी टोटल इनकम में इंक्लूड करेंगे। अगर कोई पर्सन इंडिया में रेसिडेंट है तो उसकी इनकम रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया और एक्रू और अराइज इन इंडिया या डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया टैक्सेबल मानी जाएगी। अब आता है पॉइंट नंबर 3, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर अराइज हो रही है, फिर भी रेसिडेंट के केस में हम उसे टैक्सेबल मानेंगे, फिर भी रेसिडेंट के केस में हम उसे टोटल इनकम में इंक्लूड करेंगे, बेशक वो इनकम आउटसाइड इंडिया अराइज हो रही हो। मान लो कोई पर्सन इंडिया का है, कोई इंडिविजुअल है, वो 4 दिन के लिए अमेरिका चला गया और 4 दिन अमेरिका में जाके उसने काम किया और वहां पर उसने पैसे कमाए, डॉलर्स में कमाए, फिर भी उसे इंडिया में टैक्स पे करना पड़ेगा क्योंकि वो इंडिया में रेसिडेंट है। ध्यान देने वाली बात यह है, जब हम आउटसाइड इंडिया की बात करते हैं तो एक्रू और अराइज वाली इनकम ही टैक्सेबल होती है। अगर सिर्फ रिसीव हो रही है, मान लो हमें अमेरिका गया और अमेरिका में जाके फ्री में किसी ने कोई चीज़ उसे दे दी या उसे कोई रिसीव, मतलब एक्रू तो हुआ ही नहीं, उसको रिसीव हो गया कोई चीज़, वहाँ पर कोई इनकम रिसीव हो गई, तो वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी। एक्रू होनी बहुत ज़रूरी। एक्रूवल का मतलब बेसिकली ये होता है कि आपने कोई इन रिटर्न, यानी कि आपका कोई अधिकार जनरेट हो गया, आपने कोई काम किया तो आपका अधिकार है ना, आपका राइट है, आपका लीगल राइट है कि आपको बदले में पैसे मिलेंगे। अगर कोई पर्सन नौकरी करता है, उसकी सैलरी 1 तारीख को ड्यू हो जाती है, जो सैलरी हम कहते हैं 1 तारीख को ड्यू हो गई लेकिन रिसीव 7 तारीख को हो रही है, 7th को मान लो रिसीव हो रही है, तो जिस दिन ड्यू हो गई उस दिन उसका राइट जनरेट हो गया कि 31st तक उसने काम किया, 31st का मंथ एंड हो गया,
1 तारीख को उसके पास राइट आ गया कि भाई उसे सैलरी मिलेगी। अब सैलरी चाहे उसे 7 तारीख को मिले, चाहे उसको सैलरी उस महीने ना मिले, हो सकता है बाद में मिले, लेकिन वो एक्रू तो हो चुकी है, लेकिन वो एक्रू हो चुकी है। उसी तरीके से आपने कोई बिजनेस किया और आपने कोई किसी को इनवॉइस इशू किया, आपने उसका काम किया, सर्विस प्रोवाइड किया, सामान उसको बेचा, लेकिन उस सामान का पैसा आपके क्लाइंट ने अभी आपको पे नहीं किया है, लेकिन आपका अधिकार तो जनरेट हो गया, आपका लीगल राइट तो जनरेट हो गया कि आपको उसे अमाउंट रिसीव करनी। आप अपने अकाउंटिंग बुक में उसे डेटर शो करोगे, यानी कि उसे देनदार शो करोगे। देनदार लेनदार जो भी हिंदी में बोलते हैं कि हमें उससे अमाउंट रिसीव करनी है, वो डेटर जनरेट हो जाएगा, तो उसको हम कहेंगे कि हमारा राइट एक्रू हो गया। तो रेसिडेंट के केस में चाहे इनकम इंडिया में रिसीव हो, चाहे इनकम इंडिया में एक्रू हो, या इनकम इंडिया के बाहर एक्रू हो, तीनों ही केस में उसे इंडिया में टैक्स पे करना पड़ेगा। ये रेसिडेंट के केस में है। लेकिन अगर कोई पर्सन, यानी कि अगर कोई इंडिविजुअल है, जैसे मैंने बताया इंडिविजुअल या तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा या नॉट ऑर्डिनरी होगा, एचयूएफ ऑर्डिनरी होगी या नॉट ऑर्डिनरी होगी। लेकिन बाकी जो पर्सन है, अगर कोई कंपनी है वो इंडिया में रेसिडेंट है, तो उसके केस में भी ये तीनों ही इनकम इंडिया में टैक्सेबल मानी जाएगी। लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल है, वो रेसिडेंट तो है बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं है, रेसिडेंट है बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं है, या फिर कोई एचयूएफ है, वो रेसिडेंट तो है बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में ये कहा गया कि भाई income which accrue or arise to him outside India shall not be included unless it is derived from a business controlled or set up in India। यानी कि फर्स्ट दो केस जो है, ये फर्स्ट दो केस है, ये तो एज इट इज अप्लाई होंगे। लेकिन ये जो आखिरी वाला केस है ना, जो इसकी इनकम है इंडिया के बाहर एक्रू हो रही है, लेकिन वो जो इनकम इंडिया के बाहर एक्रू हो रही है वो जनरेट हो रही है फ्रॉम ए बिजनेस कंट्रोल्ड, या प्रोफेशन लिख सकते हैं, कंट्रोल्ड इन इंडिया। मान लेते हैं कि भाई कोई नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट पर्सन है, यानी कि इंडिविजुअल है, उसको इनकम जो एक्रू हो रही है, उसने यूएस में जाके काम किया है, उसने यूएसए में काम किया है, लेकिन मान लो उसने यूएसए में गुड्स को सोल्ड किया है, गुड्स सोल्ड, लेकिन वो जो गुड्स है वो उसने इंडिया में बनाए हैं, या उसने इंडिया से खरीदे हैं, या इन गुड्स में वो आमतौर पे इंडिया में डील करता है, जिस बिजनेस के नाम पे उसने बेचा है वो बिजनेस इंडिया में सेटअप किया गया है, लेकिन वो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट पर्सन है, एक्रू उसको इनकम इंडिया के बाहर हो रही है, लेकिन वो बिजनेस, उस बिजनेस से इनकम आ रही है जो इंडिया में कंट्रोल्ड है, राइट। तो उस केस में इसे हम इंक्लूड करेंगे। लेकिन अगर मान लो कोई पर्सन है, ये मिस्टर ए है, ये नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट पर्सन है, इसका इंडिया में जो बिजनेस है ना, वो मान लो टीवी का बिजनेस है, लेकिन ये यूएसए चला गया, इसके पास अपनी खुद की एक गोल्ड चैन थी, और इस गोल्ड चैन को इसने यूएसए में जाके बेच दिया। अब उससे जो इसको इनकम अराइज होगी वो एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया है, और वो उस बिजनेस से नहीं आ रही जो वो इंडिया में, इंडिया में तो उसका टीवी का बिजनेस है। अगर उसका ज्वेलरी का बिजनेस होता और फॉरेन में जाके वो ज्वेलरी बेच देता, तो हम उसको कहते हैं कि ये बिजनेस कंट्रोल्ड इन इंडिया से उसकी इनकम आ रही है। लेकिन इस केस में ये जो गोल्ड चैन है वो उसके बिजनेस का हिस्सा नहीं है, तो उस इनकम को हम इंडिया में टैक्सेबल नहीं मानेंगे। आई होप आपको ये फर्क समझ में आया होगा कि रेसिडेंट के केस में कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी और कौन सी नहीं होगी। अब रेसिडेंट का केस तो हमें समझ में आ गया। जो नॉन रेसिडेंट पर्सन होता है, देखिए अब कौन रेसिडेंट है कौन नॉन रेसिडेंट है वो तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज हम सिर्फ इतना समझ रहे हैं उसकी कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी या कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी। तो सेक्शन 5 का सबसेक्शन जो 2 है उसमें कहा गया, अगर कोई नॉन रेसिडेंट पर्सन है, इनकम रिसीव्ड इंडिया में हो रही है और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया है, या फिर एक्रू हो रही है और अराइज हो रही है इन इंडिया, और डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया,
तो हम उस नॉन रेसिडेंट की इनकम में इंक्लूड करेंगे। यहां पर सिर्फ 2 पॉइंट कहे गए। इसका मतलब अगर नॉन रेसिडेंट की कोई इनकम इंडिया के बाहर एक्रू हो रही है, इनकम एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया, उसे हम नॉन रेसिडेंट की इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे, रेसिडेंट की इनकम में इंक्लूड करते थे। तो ये दोनों की इनकम में बेसिक डिफरेंस है। अच्छा, एक चीज और एक्सप्लेनेशन में कही गई, एक्सप्लेनेशन इसी सेक्शन की एक्सप्लेनेशन, 2 एक्सप्लेनेशन दी गई, उसमें 2 चीजें कही गई है। अब ये बताइए 28 मार्च 2020 को अगर हमने कोई आइटम सोल्ड किया, सोल्ड आइटम्स वर्थ ₹1 लाख के, लेकिन जो अमाउंट रिसीव हुई, अमाउंट रिसीव्ड ऑन 1 अप्रैल को, तो यहां पर फाइनेंशियल ईयर चेंज हो गया, क्योंकि 28 मार्च 2020 कौन सा ईयर की हम बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल ईयर 2019-20। जो इनकम एक्रू हो रही है, एक्रू हो रही है, वो 1 लाख रुपए कब एक्रू हो रहे हैं, वो 1 लाख रुपए एक्रू हो रहे हैं 19-20 में, लेकिन जो अमाउंट रिसीव हो रही है वो अगले साल 1 अप्रैल 2020 में रिसीव हो रही है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2021 2021 में रिसीव हो रही है। अब इस केस में हम एक्रूअल बेसिस पे हम टैक्स तो ऑलरेडी पहले ही पे कर चुके हैं और बाद में रिसीव हो रही है, तो ये कहा गया कि भाई अगर आपने एक्रूअल बेसिस पे उसे इंक्लूड कर दिया था और बाद में रिसीव हो रही है, तो फिर आप उस पर दोबारा टैक्स पे नहीं करेंगे, दोबारा इंक्लूड उसे नहीं किया जाएगा। 1 लाख रुपए अगर हमने 19-20 में इंक्लूड कर दिया था तो 20-21 में हम उसे इंक्लूड नहीं करेंगे। या फिर अगर हमें अमाउंट पहले रिसीव हो गई थी, एडवांस में रिसीव हो गई थी और उस टाइम पे हमने उसे अपनी इनकम में शो कर दिया था और बाद में जब वो एक्रू हो रहा है तो उस टाइम पे हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। अब सवाल ये आता है कि भाई हम ये जो 28 मार्च है, 28 मार्च को एक्रू हो गई और 1 अप्रैल को अमाउंट रिसीव हो गई, यानी कि रिसीट हो रही है 1 अप्रैल को, तो किस दिन हम इसे अपनी इनकम में इंक्लूड करेंगे? तो सिंपल सा रूल ये कहा गया, भाई अगर आप बिजनेस करते हैं, राइट, तो आप जो भी अकाउंटिंग का मेथड फॉलो करते हैं, अगर आप एक्रू बेसिस पे अपनी अकाउंटिंग करते हैं कि भाई जिस दिन इनकम एक्रू हो जाती है, डज नॉट मैटर किस दिन रिसीव हो रही है, जिस दिन इनकम एक्रू हो जाती है हम तो उसी दिन उसको रिकॉर्ड कर देते हैं, तो हम भी ये मान लेंगे इनकम टैक्स के हिसाब से कि आपकी इनकम इसी दिन एक्रू हो रही है और आपको इसी दिन टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपनी अकाउंटिंग इस तरीके से करते हैं कि जिस दिन आपको अमाउंट रिसीव होती है आप तभी उसे अपनी बुक्स में, अपनी अकाउंटिंग में शो करते हैं, तो हम ये कहेंगे कि भाई ठीक है, आपको एक्रू 28 मार्च को हुई तो आप 28 मार्च को उसे इंक्लूड मत करो, आप अगले साल 1 अप्रैल को कर लेना। तो जो भी मेथड अकाउंटिंग का हम फॉलो करते हैं उस बेसिस पे हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा। और जो अकाउंटिंग का मेथड होता है वो ट्रांजैक्शन वाइज नहीं हो सकता कि इस ट्रांजैक्शन में तो एक्रू बेसिस पे कर रहा हूँ, फिर दूसरी ट्रांजैक्शन होगी उसमें रिसीट बेसिस पे कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। पूरे के पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए सेम अकाउंटिंग मेथड आपको चूज करना पड़ेगा। तो ये आपको समझ में आया होगा। तो हमारी मर्जी है कि हम एक्रूअल बेसिस पे पे करें कि रिसीट बेसिस पर, लेकिन जो भी हम तय करें पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए वही रहेगा। अब इसकी एक एक्सप्लेनेशन और है, एक एक्सप्लेनेशन और ये है कि मान लेते हैं कोई नॉन रेसिडेंट पर्सन है, जिसे हम एनआर कहते हैं, और उसने, उसका बिजनेस है इंडिया में भी, उसका बिजनेस है फॉरेन में भी, और इंडिया में उसने बैलेंस शीट बनाई, तो बैलेंस शीट में उसने इंडिया की इनकम को तो लिखा ही, जो इंडिया के प्रॉफिट्स थे उसको तो मेंशन किया ही, साथ ही साथ जो फॉरेन के प्रॉफिट थे, फॉरेन कंट्री के प्रॉफिट थे, उसको भी वहां पर रिपोर्ट किया है। तो डज नॉट मीन कि उसने अगर अपनी बैलेंस शीट में फॉरेन कंट्री के प्रॉफिट्स को मेंशन किया या फॉरेन कंट्री की इनकम को मेंशन किया तो हम उस पर भी टैक्स वसूल कर लेंगे। हमें सेक्शन 5 के हिसाब से ही चलना है। जब तक नॉन रेसिडेंट पर्सन, जब तक नॉन रेसिडेंट की पर्सन इंडिया में अराइज नहीं होती या इंडिया में एक्रू नहीं होती, तब तक हम उसे इंडिया में टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे, बेशक उसने अपनी बैलेंस शीट में मेंशन कर दिया हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये है सेक्शन 5। लेकिन अब इसमें एक डाउट ये अराइज होता है
कि भाई कौन सी इनकम को हम मानेंगे कि वो इंडिया में एक्रू हो रही है और कौन सी इनकम इंडिया, तो ये जानना भी तो बड़ा जरूरी है। तो इसके लिए कहा गया कि हमें सेक्शन 9 है वो हमें देखना पड़ेगा और हमें कुछ केस लॉ देखने पड़ेंगे। तो सेक्शन 9 ये बताता है कि भाई कौन सी इनकम इंडिया में इंक्लूड होगी, कौन सी इनकम नहीं होगी। लेकिन सेक्शन 9 में जाने से पहले मैं एक केस आपको बताना चाहता हूं। तो केस का नाम है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस शूरजी, ये है शूरजी वल्लभ दास एंड कंपनी, शूरजी वल्लभ दास एंड कंपनी। अब इस केस में हुआ क्या, इस केस में ये जो कंपनी है इन्होंने एक मैनेजर को हायर किया, एक मैनेजर को हायर किया और हायरिंग के टाइम पे जो रेम्यूनरेशन था वो डिसाइड किया गया। रेम्यूनरेशन डिसाइड कुछ इस तरीके से करा गया, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, यहां पर एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बता रहा, कि मान लेते हैं कि भाई आपको 1 लाख रुपए रेम्यूनरेशन दिया जाएगा, 1 लाख रुपए की सैलरी आपको दी जाएगी। लेकिन बाद में फिर जो मैनेजर था इन्होंने नेगोशिएट किया, तो मैनेजर एग्री हो गया कि भाई मैं चलो 80,000 रुपीज मैं नौकरी कर लूंगा। अब ये जो शूरजी वल्लभ दास एंड कंपनी है इसने अपनी अकाउंटिंग में 1 लाख रुपए दिखाए, लेकिन दिखाया कि भाई हमने 80,000 रुपए ही पे किए। तो इनकम टैक्स ऑफिसर ने ये कहा कि भाई आपको तो 20,000 रुपए का फायदा हो गया, 1 लाख रुपए में बात हुई थी, 80,000 रुपए में मैनेजर मान गया, तो 20,000 रुपए का आपको फायदा हो गया, ये 20,000 रुपए आपकी इनकम है। तो इस केस में ये कहा गया कि भाई इनकम एक्रू का मतलब क्या होता है। तो मैं एक लाइन आपको रीड करके बताता हूं। इस केस में ये कहा गया कि इन दिस केस देयर वाज नॉट relinquishment of a portion of income, income tax is a levy on income, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, income tax is a levy on income। भाई इनकम टैक्स तभी लगेगा जब आपको इनकम होगी, और इनकम का मतलब ये नहीं कि जस्ट बिकॉज कि आपको कोई चीज सस्ते में मिल गई। मान लो आप मार्केट में गए, मैं आपको और सरल भाषा में एग्जांपल देता हूं, आप मार्केट में गए और आप एक शर्ट खरीदने गए, आपको एक शर्ट पसंद आई और उस शर्ट का जो प्राइस उसमें लिखा था टैग में, वो लिखा हुआ था लेट्स से 2500 रुपीज। लेकिन फिर आपने नेगोशिएट किया, कुछ ऑफर्स पूछे और नेगोशिएट करने के बाद जो शॉपकीपर था वो एग्री हो गया, वो एग्री हो गया इसे 2,000 रुपए में देने के लिए। तो हम क्या ये कहेंगे कि आपने 500 रुपए कमा लिए? बिल्कुल नहीं। इनकम एक्चुअल में इनकम होनी चाहिए, एक्चुअल में इनकम होनी चाहिए। जस्ट बिकॉज एक अकाउंटिंग एंट्री है या हमने किसी चीज को पहले ज्यादा बढ़ा के दिखाया बाद में कम कर दिया, उसे हम इनकम नहीं कहते। लेकिन अगर कुछ इस तरीके से ये रूल होता कि मान लेते हैं कि भाई जो इनवॉइस बना लेट्स से 2500 रुपए पे बना, लेकिन आप पेमेंट करेंगे लेट्स से 4 दिन के बाद, और जब आप पेमेंट करने गए आपने सिर्फ 2,000 रुपए ही दिए, तो हम कहेंगे कि भाई उस पर्सन ने अपना जो रेलिंक्विश कर दिया, अपना जो राइट था वो रेलिंक्विश कर दिया। अभी तो इनवॉइस जब बन गया तो हम कहेंगे कि ये 2500 रुपए एक्रू हो गए। जस्ट बिकॉज उसने प्राइस में टैग लिखा है 2500 रुपए का, इट डज नॉट मीन कि 2500 रुपए एक्रू हो गए। जब इसने इनवॉइस बनाया, आप जब पेमेंट करने गए और फिर उसने मान लो 500 रुपए अपने छोड़ दिए, तब हम उसे 2,000 नहीं मानेंगे। 500 रुपए उसने छोड़ दिए, छोड़ने का मतलब है कि उसके पास पहले राइट था, उसके पास 2500 रुपए एक्रू हुए तभी तो उसने 500 रुपए छोड़े ना। तो छोड़ दिए तो वो छोड़ दिए को हम इनकम में कम नहीं करेंगे, हम इनकम 2500 ही मानेंगे, बेशक उसने 2,000 रुपए रिसीव किए। तो ये एक्रूवल का कॉन्सेप्ट है कि बहुत थिन लाइन है जिसको समझना बहुत जरूरी है। तो ये अभी हम आगे सेक्शन 9 में कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, कुछ चीजें देखेंगे तो हमें क्लियर होगा। अच्छा, एक चीज मैं और एक केस और बता देता हूं जिससे थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा, फिर हम सेक्शन 9 पे जाते हैं। तो इस केस में ये कहा गया कि एक
पर्सन है, एक कंपनी थी जर्मनी की और एक एम्प्लॉय है। ये एम्प्लॉय है, ये जर्मनी की कंपनी में काम करता है, जर्मनी में रहता है। अब इसे इस जर्मनी की कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला इंडिया में, कॉन्ट्रैक्ट मिला इंडिया में, और ये एम्प्लॉय को डेप्यूट किया गया इंडिया में कुछ दिन के लिए काम करने के लिए। और फिर ये कहा गया कि भाई इसने इंडिया में कुछ टाइम आके काम किया, जर्मनी वाली कंपनी ने इसको सैलरी पे करी, तो ये जो एम्प्लॉय की सैलरी है वो इंडिया में हम टैक्सेबल मानेंगे। तो इस केस में ये कहा गया, तो ये जो केस का नाम पहले मैं आपको बता देता हूँ। इस केस का नाम है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस, जिसे मैं शॉर्ट फॉर्म में CIT कह रहा हूँ, मॉर्गन स्टर्न वर्नर। इस केस में यह कहा गया सैलरी रिसीव्ड बाय अ नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट एम्प्लॉयड आउटसाइड इंडिया। उस साल तो वो इंडिया में रेसिडेंट था जिस साल वो इंडिया में काम करने आया, बट आमतौर पे वो इंडिया में नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट था। तो it was held that salary received by a not ordinary resident employed outside India who is deputed in India for a specific assignment does not accrue in India and does not taxable। तो यानी कि इसकी जो सैलरी है, आमतौर पे वो जर्मनी में रहता है, जर्मनी की कंपनी उसे सैलरी पे करती है, यानी कि जर्मनी की करेंसी में उसको सैलरी रिसीव हो रही है। जस्ट बिकॉज इंडिया में कुछ दिन आके उसने काम किया डज नॉट मीन कि हम उसको इंडिया में टोटल इनकम में इंक्लूड कर लेंगे। सेक्शन 9 बात करता है उन केसेस के बारे में जब हम ये एज्यूम करेंगे कि भाई ये जो इनकम है वो इंडिया में एक्रू या अराइज हो रही है। तो सेक्शन 9 में जो सबसे पहली चीज कही गई है, अगर कोई इनकम अराइज होती है थ्रू बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, अगर कोई इंडिया में कोई बिजनेस है और उस बिजनेस से कमाई हो रही है, अब चाहे वो रेसिडेंट करे चाहे नॉन रेसिडेंट करे, उसे माना जाएगा कि वो इंडिया में अराइज हो रही है और उसे टोटल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। अगर कोई इनकम अराइज होती है किसी प्रॉपर्टी से, मान लो रेंटल इनकम आ रही है और वो प्रॉपर्टी इंडिया में है, तो उस केस में भी उसे इनकम डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। या फिर कोई एसेट है जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है, या फिर कोई कैपिटल एसेट है। नॉर्मल एसेट तो बहुत सारी होती है, जैसे हमारा रॉ मटेरियल है वो भी हमारा एसेट है, लेकिन कैपिटल एसेट का मतलब आम भाषा में वो होता है जो हम अपने अकाउंटिंग बुक्स में एज अ फिक्स्ड एसेट के तौर पे दिखाते हैं, उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं, जो हम परचेज करते हैं रीसेल के पर्पस के लिए नहीं, जिससे कि हम अपना रेवेन्यू जनरेट कर सके। तो जब हम कैपिटल गेन वाले टॉपिक पे आएंगे तो उसमें हम एक्चुअल मीनिंग समझेंगे कि भाई कैपिटल एसेट में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी नहीं आएंगी, बट आमतौर पर भी समझ लेते हैं कैपिटल एसेट। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग्स है वो कैपिटल एसेट है, या जो प्रॉपर्टी है वो भी कैपिटल एसेट्स है, कोई कार है वो कैपिटल एसेट है। अगर हमारा कार का बिजनेस नहीं है और हमारे पास कार है तो हमारे लिए कैपिटल एसेट है। तो कैपिटल एसेट है, कोई बिजनेस है, कोई प्रॉपर्टी है और किसी भी सोर्स से इंडिया में इनकम आ रही है, और फ्रॉम एनी सोर्स इन इंडिया, तो हम ये मान लेते हैं कि भाई वो इनकम इंडिया में अराइज हो रही है। लेकिन इसमें कुछ चीजें हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। अगर कोई ये एक्सेप्शन, हमें इसको समझ लें या एक्सप्लेनेशन समझ लें, जो भी आप टर्म देना चाहें। अगर कोई नॉन रेसिडेंट पर्सन है, मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में NR लिख लेता हूं, जिसके ऑपरेशंस कन्फाइंड हैं, सिर्फ क्या काम करता है, कन्फाइंड टू परचेज ऑफ गुड्स, इंडिया में सामान खरीदता है वो, परचेज ऑफ गुड्स इन इंडिया। अगर कोई नॉन रेसिडेंट है वो इंडिया में आके गुड्स परचेज करता है फॉर एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट मतलब हमारे लिए एक्सपोर्ट, इंडिया में आता है, इंडिया से सामान खरीदता है और किसी बाहर की कंट्री, चाहे अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, किसी भी कंट्री में जाके उसे एक्सपोर्ट कर देता है, यानी कि सेल कर देता है, तो उसे इनकम डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया में नहीं माना जाएगा और उस इनकम को इंडिया में टोटल इनकम में हम इंक्लूड नहीं करेंगे।
तो अगर कोई नॉन रेसिडेंट है उसकी ऑपरेशन सिर्फ यहीं तक सीमित है, लेकिन अगर वो इंडिया में भी सप्लाई करता है, इंडिया की डोमेस्टिक मार्केट में भी वो सप्लाई करता है, तो इंडिया की जो डोमेस्टिक मार्केट में वो सप्लाई करेगा उसे हम इनकम डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया मान लिया जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ एक्सपोर्ट करता है तो हम उसे इंडिया की टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। इसी के बाद अगला सिचुएशन ये हो सकती है कि भाई कोई नॉन रेसिडेंट पर्सन है। अब ये ज़्यादातर ये नॉन रेसिडेंट के केस में ही हम बात करेंगे, क्योंकि कोई रेसिडेंट है तो उसके केस में तो जितनी भी इनकम है उसकी वो सारी की सारी हम इंक्लूड करते हैं, अगर वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, चाहे आउटसाइड इंडिया राइज हो रही है चाहे इन इंडिया हो रही हो। अगर कोई नॉन रेसिडेंट पर्सन है और वो एक न्यूज़ एजेंसी है या फिर न्यूज़पेपर है, मीडिया चैनल है, आजकल तो डिजिटल मीडिया भी आ गया, या फिर वो कोई मैगजीन या फिर कोई जर्नल पब्लिश करते हैं और वो इंडिया से न्यूज़ कलेक्ट करते हैं, न्यूज़ कलेक्टेड फ्रॉम इंडिया, इंडिया से न्यूज़ कलेक्ट करते हैं फॉर ट्रांसमिशन आउटसाइड इंडिया, लेकिन इंडिया में नहीं दिखाते न्यूज़। उनका जो टीवी चैनल है मान लेते हैं वो इंडिया में नहीं आता, लेकिन इंडिया में आके अगर वो न्यूज़ कलेक्ट करते हैं और अपनी कंट्री में जाके न्यूज़ दिखाते हैं, तो उस इनकम को क्योंकि वो इनकम जो आ रही है वो उस न्यूज़ से आ रही है, न्यूज़ इंडिया से कलेक्ट करी गई है, लेकिन फिर भी हम उसे इनकम डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया नहीं मानेंगे। इसी तरीके से एक अगला जो पॉइंट दे रखा है, अगर कोई नॉन रेसिडेंट है, इंडिविजुअल है, अगर कोई फर्म है और उसके जो पार्टनर्स हैं वो नॉन रेसिडेंट साथ ही नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया है, यानी कि इंडिया के नागरिक नहीं है। अगर कोई कंपनी है तो उसका एक भी शेयर होल्डर इंडिया का रेसिडेंट नहीं है, यानी कि नॉन रेसिडेंट है और इंडिया का सिटीजन नहीं है, और वो इंडिया में आते हैं फॉर शूटिंग ऑफ एनी मूवी या मैं कहूँ फिल्म, सिनेमेटोग्राफिक फिल्म इंडिया में आके शूट करते हैं, तो उनकी इनकम को भी हम डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया नहीं मानेंगे। उसी तरीके से अगला है कि अगर कोई फॉरेन कंपनीज है, यहाँ पर मैंने सिर्फ फॉरेन कंपनी टर्म इस्तेमाल किया है, यानी कि सिर्फ हम कंपनी की बात कर रहे हैं। अगर कोई फॉरेन कंपनी है जिसका काम है डायमंड की माइनिंग करना, डायमंड खोजना, माइनिंग ऑफ डायमंड्स, माइनिंग ऑफ डायमंड्स का काम है और उसका काम सिर्फ लिमिटेड है, यानी कि कन्फाइंड है। क्या काम है? डिस्प्ले ऑफ अनकट डायमंड, और वो भी नोटिफाइड प्लेसेस पे, जो कि सरकार की तरफ से नोटिफाई करी गई है, उन्हीं स्पेशल जोन, इकोनॉमिक जोन या जो भी उसका नाम है, उन्हीं स्पेशल प्लेसेस में वो डिस्प्ले करते हैं अपने डायमंड्स, तो उसको नहीं माना जाएगा कि वो डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया है। तो ये एक्सेप्शन हो गई एक तरीके से जिसे हम कह सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखें कौन सी इनकम इंडिया में मानी जाएगी, अगर इंडियन गवर्नमेंट सैलरी पे करती है टू एम्प्लॉइज जो कि इंडिया के बाहर है, सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, तो उस इनकम को इंडिया में माना जाएगा। इट शुड बी डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। सिंपल के तौर पे भारत सरकार के कुछ हो सकता है ऑफिसर्स हैं जो कि लंदन में है, लंदन में एम्बेसीज में है, या फिर और बाकी देशों में काम कर रहे हैं जो भारत सरकार के एम्प्लॉयज हैं, और भारत सरकार जब उनको सैलरी पे करती है तो जो इंडियन गवर्नमेंट उनको सैलरी पे करेगी, हालांकि वो सैलरी फॉरेन में पे कर रही है, फॉरेन में काम कर रहे हैं, बट उसे माना जाएगा कि वो इनकम इंडिया में अराइज हो रही है। यहाँ पर सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की बात की जा रही है, प्राइवेट एम्प्लॉयज की बात नहीं की जा रही है। अगर कोई पर्सन इंडिया छोड़ के चला गया और फॉरेन में नौकरी कर रहा है तो उसकी बात यहाँ पर नहीं हो रही, उसकी इनकम इंडिया में राइज नहीं मानी जाएगी। लेकिन अगर वो रेसिडेंट कहलाता है, अगर वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो उसकी इनकम मानी जाएगी, अगर वो नॉन रेसिडेंट है तो वैसे ही नहीं मानी जाएगी। तो ये सेकंड पॉइंट है जिसमें हम इंक्लूड करेंगे।
उसी तरीके से अगर कोई इंडियन कंपनी है, अगर कोई इंडियन कंपनी है और वो पे करती है डिविडेंड, डिविडेंड का मतलब क्या होता है, जब कोई शेयर होल्डर्स यानी कि कंपनी के मालिक जिनके पास शेयर्स हैं और कंपनी को जब प्रॉफिट होता है या कंपनी की जब भी मर्जी हो, ऐसा जरूरी नहीं कि प्रॉफिट के टाइम पर ही, वो कुछ हिस्सा अपने प्रॉफिट का वो बांट देते हैं शेयर होल्डर्स को और उसको कहते हैं डिविडेंड। अगर इंडियन कंपनी डिविडेंड पे करती है, अब वो चाहे शेयर होल्डर इंडिया का हो चाहे इंडिया का ना हो, चाहे सिटीजन ऑफ इंडिया हो चाहे रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो चाहे नॉन रेसिडेंट हो, जिसको भी वो डिविडेंड पे करेंगी इंडियन कंपनी, वो माना जाएगा कि वो इंडिया में ही अराइज हो रहा है। अगर गवर्नमेंट इंटरेस्ट पे करती है, इंडियन गवर्नमेंट इंटरेस्ट पे करती है, रॉयल्टी पे करती है या फिर कोई फी पे करती है फॉर टेक्निकल सर्विसेज, मान लो इंडियन गवर्नमेंट ने कोई फॉरेन की कंपनी को हायर किया कोई सर्वे के लिए या कोई भी टेक्निकल काम के लिए, या उनको कोई रॉयल्टी वो पे कर रहे हैं या फिर कोई इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो उसे भी माना जाएगा कि वो इंडिया में अराइज हो रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर ये सब पे कर रही है तो इट शुड बी कंसिडर्ड कि वो इंडिया में डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया हो रही है। अब कुछ केस लॉ का टाइम है जिससे थोड़ा कॉन्सेप्ट खुलेगा, फिर हम समझ पाएंगे कि भाई एक्रू और अराइज इन इंडिया में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो एक जो केस है वो है CIT यानी कि कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। अब इस केस में क्या होता है, ये जो SSE है, SIDC शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख देता हूं, ये एज अ अंडरराइटर काम करते हैं। थोड़ा सा अंडरराइटर का मतलब समझते हैं। देखिए आमतौर पे होता क्या है, जब कोई कंपनी है, और कंपनी का मतलब यहाँ पर मैं पब्लिक कंपनी कंसिडर कर रहा हूँ, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है जो कि पब्लिक को शेयर्स इशू करते हैं और बहुत सारे करोड़ों रुपए इकट्ठा करते हैं पब्लिक से। तो मान लेते हैं RIL या कोई भी कंपनी, को सरकारी कंपनी भी हो सकती है, अगर वो पब्लिक को शेयर्स इशू करती है, क्या इशू करती है, शेयर्स इशू करती है, तो रूल ये कहता है सेबी का यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का, कि भाई आप जितने भी शेयर्स इशू कर रहे हो कम से कम 90% शेयर्स पब्लिक ने खरीदने चाहिए। आपके 90% शेयर्स तो बिकने चाहिए, तभी आप जनता से पैसा ले सकते हो। मान लो आपने 100 शेयर इशू किए और सिर्फ 85 लोगों ने आपके शेयर खरीदे, तो 85 लोगों ने जो शेयर का पैसा दिया आपको उन्हें वो वापस करना पड़ेगा, आप एक भी रुपया अपने पास नहीं रख सकते। तो ऐसे में बड़ा रिस्क रहता है कि भाई हम पब्लिक से शेयर्स इशू कर रहे हैं, पब्लिक पता नहीं हमारे शेयर्स खरीदेगी नहीं खरीदेगी। तो उस केस में अंडरराइटर्स को अपॉइंट किया जाता है। अंडरराइटर्स ये जिम्मेदारी लेते हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि भाई अगर जनता ने आपके पूरे शेयर्स को नहीं खरीदा तो जितना भी शॉर्टफॉल रहेगा वो हम खरीद लेंगे। तो आपको ये जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है 90% की, वो आपकी पूरी हो जाएगी। जितने भी शेयर्स आपके नहीं बिकेंगे वो हम खरीद लेंगे। तो अगर आपने 100 शेयर्स इशू किए हैं, जनता ने 100 के 100 खरीद लिए, तो हम आपके शेयर्स एक भी नहीं खरीदेंगे, आप हमारी फी पे कर देना, अंडरराइटिंग फी, क्योंकि हम रिस्क ले रहे हैं। अगर आपने 100 शेयर इशू किए और जनता ने सिर्फ 70 शेयर खरीदे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो 30 शेयर है ये हम खरीद लेंगे, 30 शेयर है ये, इसका जो शॉर्टफॉल है हम पूरा कर देंगे। ये अंडरराइटर का काम होता है। अब इस केस में हुआ क्या, कुछ ऐसा ही हुआ कि मैं आपको सिर्फ जो एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बता रहा हूं ताकि कॉम्प्लिकेट ना हो, थोड़ा सा सिंपल रखते हैं। मान लेते हैं कि 1 करोड़ शेयर्स इशूड, 1 करोड़ शेयर्स इशू किए गए मान लेते हैं, और इन 1 करोड़ शेयर्स का जो प्राइस था 10 रुपए का, मान लेते हैं कि एक शेयर था, तो 10 करोड़ रुपए जनता से मांगे गए। अब इस केस में मान लेते हैं कि
80 लाख शेयर ही लोगों ने खरीदे। शेयर सब्सक्राइब्ड हम इस्तेमाल करते हैं, ना कि परचेज्ड टर्म। तो शेयर सब्सक्राइब्ड 80 लाख, यानी कि अगर मैं करूं उसको कन्वर्ट तो 8 करोड़ रुपए जनता ने दिए। अभी 20 लाख के जो शेयर थे वो अनसब्सक्राइब्ड रह गए, तो ये थे अंडरराइटर ने खरीद लिए, राइट। तो अंडरराइटर भी 2 करोड़ रुपए देगा कंपनी को, लेकिन बात यह फिक्स हुई थी कि भाई अंडरराइटर को हम फी पे करेंगे क्योंकि वो रिस्क ले रहा है। तो अंडरराइटर को हम मान लेते हैं 1 करोड़ रुपए पे करेंगे, 1 करोड़ रुपए अंडरराइटर की फी होगी। अब आमतौर पे होगा क्या, जो हम सिनेरियो हम देखते हैं कि भाई अंडरराइटर 2 करोड़ के शेयर खरीदेगा, 2 करोड़ के शेयर खरीदेगा तो अंडरराइटर अपनी पॉकेट से 2 करोड़ रुपए पे करेगा, बदले में उसे 2 करोड़ के शेयर मिल गए, और कंपनी जो होगी उसे 1 करोड़ रुपए पे करेगी कि भाई आपने ये रिस्क लिया इसके लिए। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर जनता 1 करोड़ शेयर खरीद लेती, अंडरराइटर को एक भी शेयर नहीं खरीदना पड़ता, उस केस में भी अंडरराइटर को 1 करोड़ रुपए तो मिलता ही, क्योंकि वो उसकी फी का पैसा है। अब हुआ ये कि अंडरराइटर ने बोला कि भाई ये 2 करोड़ रुपए के शेयर हैं, मेरी फीस 1 करोड़ रुपए, तो नेट मेरी जेब से कितने पैसे जा रहे हैं, 1 करोड़ रुपए मेरी जेब से एक्स्ट्रा जा रहे हैं। 1 करोड़ के बदले में मुझे 2 करोड़ के शेयर मिल रहे हैं, 2 करोड़ की वैल्यू के शेयर्स मिल रहे हैं। शेयर तो 20 लाख ही है, लेकिन उसकी वैल्यू 2 करोड़ है, और मैं अपनी पॉकेट से 1 करोड़ पे कर रहा हूं। तो इस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये कहा कि भाई ये जो कि आपने 2 करोड़ के शेयर खरीदे, 1 करोड़ रुपए आपको जो एक्स्ट्रा मिला है, ये 1 करोड़ रुपए आपकी इनकम है। लेकिन इस कंपनी का कहना ये था कि भाई 2 करोड़ रुपए के शेयर थे, मैंने 1 करोड़ में ले लिए, अब मैंने यहाँ पर कोई कुछ तो कमाया है नहीं। जब मैं ये शेयर 2 करोड़ के शेयर से बेचूंगा, यानी कि जब मैं 20 लाख के शेयर ये बेचूंगा, चाहे मैं 2 करोड़ में बेचूं चाहे मैं 5 करोड़ में बेचूं, उस टाइम पे मुझे जो प्रॉफिट होगा तब मेरी इनकम होगी। अभी तो मैंने सिर्फ शेयर्स खरीदे हैं, और ये जो मेरी इनकम रिसीव हुई है, अगर मान लो मैं एक भी शेयर नहीं खरीदता, 1 करोड़ शेयर इन्होंने इशू किए, जनता 1 करोड़ शेयर खरीद लेती और मुझे फिर 1 करोड़ रुपए अपनी फीस के मिलते, और मैंने अपनी पॉकेट से एक भी शेयर अगर नहीं खरीदा होता, तो मैं कहता कि 1 करोड़ रुपए मेरी ये इनकम है। मेरे ही 1 करोड़ रुपए तो खर्च हो गए शेयर को खरीदने में, तो इसलिए मेरी इनकम ना मानी जाए। तो इस केस में फिर रूल यही बताया गया कि भाई आमतौर पे जो हम कहते हैं ना कि भाई एक्रूवल बेसिस पे या रिसीट बेसिस पे, ये हमारी मर्जी है कि हम किस बेस पे अपनी अकाउंटिंग करते हैं, अपनी अकाउंट्स कैसे मेंटेन करते हैं। तो इन्होंने जो ये मेथड चूज किया है, चाहे वो रिसीट बेसिस है चाहे एक्रूवल बेसिस पे, वो इनकी मर्जी है, इस कंपनी की मर्जी है, और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के हिसाब से इन्होंने करेक्ट मेथड चूज किया है, इसीलिए इसे इनकम नहीं माना जाएगा और इस डिसीजन को दिया गया। तो ये अंडरराइटिंग का जो कमीशन है, इसे इनकम नहीं माना गया। अगर एक भी शेयर नहीं खरीदा होता तो हम उसे इनकम मानते, अब क्योंकि उसे कॉस्ट का पार्ट इंक्लूड कर लिया गया, उसे 2 करोड़ के शेयर थे, उसे 1 करोड़ रुपए कॉस्ट माइनस करके 1 करोड़ रुपए कॉस्ट में ही एडजस्ट कर दिया गया, इसीलिए इसे इनकम नहीं माना जाएगा। और जब ये यानी कि इनकम ना एक्रू अराइज हो रही है, तो जब ये शेयर्स बेचेंगे उसमें जो प्रॉफिट होगा तब हम उसे इनकम मानेंगे। तो ये एक केस हो गया। एक केस और हम देख लेते हैं जिससे हमें थोड़ा सा और क्लैरिटी आएगी। अब एक एसोसिएशन थी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। मान लेते हैं इसमें 5 लोग हैं, P1, P2, P3, P4, P5। अभी एसोसिएशन ऑफ पर्सन में इन 5 लोगों ने ही पैसा दिया है, यानी कि हम कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन दिया है, और इस एसोसिएशन ऑफ पर्सन की थर्ड पार्टीज के साथ कोई डीलिंग नहीं है, यानी कि ये किसी को कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करती, थर्ड पार्टीज को कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करती। ये जो भी बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं ये उन्हीं लोगों को प्रोवाइड करते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं, जो इसके मेंबर्स हैं। अब ये जो लोग मेंबर्स हैं ये पैसा देते हैं, बदले में इनको कुछ फैसिलिटी मिलती है। मान लेते हैं कि इनको कुछ फैसिलिटी मिली कि भाई ये इनकी एक एसोसिएशन की बिल्डिंग है, यहाँ पर वो स्टे कर सकते हैं। इनसे पैसा लिया गया कि भाई हम पार्टी कर रहे हैं और रिफ्रेशमेंट है या मीटिंग्स हैं, और उसमें कुछ पैसा बच गया,
मान लेते हैं ये सारे खर्चों का जो कॉस्ट आई वो 1 लाख रुपए कॉस्ट आई, लेकिन इन्होंने जो इनसे पैसा लिया था सब लोगों से, मान लेते हैं वो 30-30 हजार रुपए का पैसा लिया था, यानी कि 1.5 लाख रुपए रिसीव किए थे। तो 50,000 रुपए ये कहा गया भाई एसोसिएशन को फायदा हुआ है, और ये 50,000 रुपए इस एसोसिएशन की इनकम कहलाएगी। लेकिन इस एसोसिएशन ने कहा कि भाई ये हमारी इनकम नहीं है, तो हमें डिसाइड करना है। तो इस केस में, इसका नाम पहले मैं बता दूं और बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन इस केस में कही गई, केस का नाम है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस बंकीपुर क्लब लिमिटेड। अच्छा, आप लोग जब इस कोर्स में रजिस्टर करेंगे तो आपको मटेरियल दिया जाएगा। मटेरियल अभी वर्किंग में है, तो जैसे ही हमारा लाइव वीकेंड सेशन शुरू होगा उससे पहले आपको स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, केस लॉ मटेरियल दिया जाएगा, जहां पर ये जितने भी मैं केसेस आपको बता रहा हूँ ये सारे केसेस या आने वाले केसेस आपको वहां पर रिटर्न में मिलेंगे, जिससे आप बाद में भी एक्सेस कर पाएंगे। तो सीआईटी वर्सेस बंकीपुर क्लब लिमिटेड, तो ये एक एसोसिएशन है, बेसिकली कंपनी की फॉर्म में है, इसे लाइसेंस्ड कंपनी कहते हैं। पहले जो कंपनीज एक्ट 1956 हुआ करता था सेक्शन 25 के अंदर रजिस्टर होती थी, लेकिन इनकम टैक्स अब जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसमें सेक्शन 8 के अंदर रजिस्टर होती है। हालांकि अब ये जो बंकीपुर क्लब लिमिटेड है, अब इस केस में ऑब्जर्वेशन क्या दी गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ऑब्जर्वेशन ये कही गई, where a number of person coming together and contribute to a common fund, जहां पर कंट्रीब्यूटर जो है वो फंड में कंट्रीब्यूट करते हैं फॉर अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, एंड द कंपनी या फिर जो एसोसिएशन है हैव नो डीलिंग्स विद एनी थर्ड पार्टी, देन एनी सरप्लस रिटर्न्ड टू दोज पर्सन कैन नॉट बी रिगार्डेड इन एनी सेंस एज प्रॉफिट। तो ये जो कंट्रीब्यूटर्स हैं और जो पार्टिसिपेटर्स हैं, क्योंकि इस केस में जिन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया था या फिर जिन लोगों ने एसोसिएशन बनाई थी वो दोनों लोग सेम हैं, दोनों लोग सेम हैं। अब इस एसोसिएशन है तो एसोसिएशन में कंट्रीब्यूटर्स ने पैसा लगाया, अभी एसोसिएशन जब बंद होगी तो जितना भी पैसा होगा वो उन पार्टिसिपेटर्स को ही मिलेगा, और कंट्रीब्यूटर्स और पार्टिसिपेटर्स दोनों जब सेम पर्सन है तो उस केस में हम इसे इनकम नहीं मान सकते। अगर हमने पैसा किसी थर्ड पार्टी से रिसीव किया होता जो कि इस एसोसिएशन के मेंबर नहीं थे और उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करी होती, तो ही हम उसे इनकम कहते कि इनकम एक्रू हो रही है। तो इस केस में इनकम एक्रू नहीं हो रही है। तो ये एक्रूअल का कॉन्सेप्ट है, काफ़ी हद तक समझ में आया होगा। अगर आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इन केस अगर आप इस कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, इनकम टैक्स सीखना चाहते हैं और 499 अफोर्ड कर सकते हैं, तो ज़रूर रजिस्टर करिए, और क्लियर टैक्स में विजिट करके इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।